गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 भूगोल विषय के अंतर्गत अपवाह। अपवाह होता क्या है? अपवाह किसी भी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे आज हम भारत के अपवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम भारत के नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो नदी तंत्र है, जो आपको मैंने बताया था पहले कि दो प्रकार की नदियां हैं, लेकिन आज हम तीन प्रकार की नदियां पढ़ेंगे। पहली तो हिमालय की नदियां या वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी इसमें पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीप के पठार से निकलती हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे अंतर प्रवाही नदियां। बेटा कुछ नदियां ऐसी है जो समुद्र और सागर में नहीं गिरकर जमीन में ही विलुप्त हो जाती हैं, जैसे कि राजस्थान की लूनी नदी, घग्गर नदी, मूसी नदी हैदराबाद की। ये कुछ नदियां हैं जो जमीन में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन इन सब से पढ़ने से पूर्व हमें ये दो तीन जो है हमारी परिभाषा है उनको देखना जरूरी है। उसमें क्या है, आपकी पहली जो अपन परिभाषा पढ़ेंगे वो अपवाह की पढ़ेंगे कि अपवाह किसे कहते हैं। एक जो नदी होती है वो कई कई छोटी छोटी धाराओं में मिलकर बड़ी नदी का रूप धारण करती है। जैसे सिंधु नदी के बारे में जब मैंने विशाल उत्तर के विशाल मैदान पढ़ाए थे, जब आपको बताया था कि पंचनद यानी पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आकर उसमें मिलती हैं। तो ऐसे करके जब बड़ा नदी तंत्र होता है वो अपवाह क्षेत्र कहलाता है। एक नदी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सारी शाखाएं मिलती है और अंत में इनका संगम कहाँ होता है? समुद्र में होता है। और अपवाह द्रोणी पढ़ेंगे दूसरा हम। तो अपवाह द्रोणी क्या होता है बेटा? जितने क्षेत्र में नदी का जल प्रभावित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। संसार में जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है अमेजन नदी की। संसार की जो लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी है वो तो नील नदी है, लेकिन अपवाह क्षेत्र के आधार पर अमेजन नदी है। फिर होता है एक आपका जल विभाजन। जल विभाजन क्या होता है बेटा? ऐसे जो दो धाराएं बहती हैं उन धाराओं के बीच में कभी कोई छोटा पठार, पहाड़ या कोई उच्च भूमि आ जाती है, तो वो दोनों धाराएं अलग अलग बहती है, उसे हम जल विभाजक बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेल्टा। मैंने आपको बताया था नदी सागर में गिरने से पूर्व में दो चीजें बनाती है, ज्वरनद और एक डेल्टा। तो डेल्टा में नदी की शाखाएं कई भागों में विभक्त होकर नदी या सागर में गिरती है और ज्वरनद में तेज प्रवाह के साथ में गिरती है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक हम सबसे पहले अपवाह। तो अपवाह क्षेत्र किसी एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जब हम भारत के मानचित्र को देखेंगे, जब मैंने आपको बताया भारत के मानचित्र को देखेंगे, जब कई छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, जैसे मैंने आपको सिंधु नदी का उदाहरण दिया, ऐसे ही गंगा नदी का उदाहरण है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, और अंत में इनका संगम मिलन किसी झील या महासागर या समुद्र में होता है। तो हमारे जो भारत की नदियां हैं बेटा दो जगह जाकर मिलती हैं, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और उसमें भी आपको बताऊं कि हमारे जो भारत की 77% नदियां हैं, 77%, ये तो मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर। इनका संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। और बाकी जो 23% नदियां हैं ये जाकर मिलती हैं आपके अरब सागर में। जब हम द्रोणी की और इनकी बात करेंगे, जब हम डेल्टा की बात करेंगे, उस समय आपकी थोड़ी सी वापस जानकारी दे दी जाएगी। फिर है अपवाह द्रोणी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सिंधु नदी का जल पंजाब में प्रवाहित होता है। पंजाब के बाद वो मिठानकोट होता हुआ कराची तक जाता है। और कराची कई बार सवाल भी पूछा जाता है कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको उत्तर होगा सिंधु नदी के। उसके बाद में वो अरब सागर में जाकर गिर जाता है। उसके बाद जल विभाजक, जब मैंने आपको बताया था जब कोई ऊंचा पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी धाराओं को, मैंने बताया दो धाराएं आ रही है, उन दोनों धाराओं को अलग कर देता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। उस प्रकार की ऊंची भूमि। अभी मैं चित्रों के द्वारा इनको समझा दूंगा, जब तक आप इन्हें उतार लीजिए एक बार।
ठीक है, उतार दिया होगा। तो यहाँ आपके समझ में आ गया। अपवाद शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसी भी क्षेत्र की नदी तंत्र हो सकती है। अगर हम भारत की पढ़ रहे हैं तो भारत की, अमेरिका की पढ़ रहे हैं तो अमेरिका की, और विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो विश्व के नदी तंत्रों की ये व्याख्या करता है। और ये जो सारी नदियां हैं, जब हम मानचित्र को देखते हैं या जब हम नक्शे में इन नदियों का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती है। जब हम हिमालय की नदियों के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे आपको किस प्रकार नदियां आपस में आकर मिलती हैं। ठीक है, फिर कहाँ जाती है? एक झील में जाती है, या तो कोई झील में जाके समाती है, कोई महासागर में या कोई समुद्र में। और इस प्रकार जो हमारे जो भारत की नदियां हैं उनके दो प्रकार का संगम है, एक अरब सागर का संगम और एक बंगाल की खाड़ी का संगम। संगम का मतलब क्या है? नदियां किस स्थान पर जाकर गिरती है, जिस महासागर में जाकर गिरती है उसे हम संगम कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बंगाल की खाड़ी का संगम है, जो अरब सागर में गिरती है वो अरब सागर का संगम है। तो हमारे जो नदी तंत्र है उसका जो 77% भाग है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और हमारा जो नदी तंत्र है उसका जो 23% भाग है वो काम करता है अरब सागर में। और कुछ मैंने आपको बताया अंतः प्रवाही नदियां हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है बहुत कम है, इसलिए इसे हम गिनते नहीं है। आपकी जो किताब है उसमें दो ही प्रकार के नदी तंत्र के बारे में दिया हुआ है, एक हिमालय के बारे में, एक प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। लेकिन फिर भी हम आपको इन दो नदियों के नाम ऐसे बताएंगे जो अंतः प्रवाही नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद अपवाद ध्वनि। एक नदी तंत्र द्वारा जितने भी क्षेत्र में जल प्रभावित होता है, यानी एक नदी का जल जितने सारे क्षेत्र में फैलता है उसे हम अपवाद ध्वनि कहते हैं। और जल विभाजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो पड़ोसी धाराओं को बांटने का काम जो उच्च भूमि करती है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। अब मैं आपको एक थोड़े थोड़े से चित्र के माध्यम से इनको समझा देता हूँ। इसको मान लो आप कैलाश मानसरोवर, कहाँ पे है? तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी दमचौक होते हुए चिल्लास की घाटी से निकलकर और ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसमें जो कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान की साइड से आकर मिलती है और कुछ नदियां विशेषकर 5 नदी भारत से आकर मिलती है, और ये सब एक जगह ही स्थान है जिसे आप पठानकोट बोलते हैं। यहाँ आकर मिलती है। तो ये जो है इसमें नदी तो कौन सी कहलाई आपके? सिंधु नदी तंत्र, या क्या कहलाया? सिंधु नदी का अपवाद। तो ये जो सारी नदियां मिलकर कहाँ गिर रही है? यहाँ कराची है, कराची से ये अरब सागर में गिर जाती है। अब ये तो हो गया आपका एक नदी तंत्र। क्या आपको मालूम चल गया? बहुत सारी नदी, जिसको आप झेलम मान लो, चिनाब मान लो, रावी मान लो, व्यास मान लो और एक सतलज मान लो। इधर नीलम नदी है और बहुत सारी नदियां हैं। तो ये जो है आपके नदी तंत्र, और ये जो सारा एरिया जिसमें नदी का पानी फैला हुआ है ये है आपका अपवाद क्षेत्र। ठीक है, ये आपको अपवाद क्षेत्र के बारे में मालूम चल गया और आपको नदी तंत्र के बारे में मालूम चल गया। अब जल विभाजक के बारे में देखेंगे हम। कई बार जल की दो धाराएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है, इनके बीच में अगर कोई उच्च भूमि आ जाती है
और ये जो धाराएं हैं दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये जो ऊंचा स्थान है इसको आप क्या बोलते हैं? जल विभाजक। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। अब हम पढ़ेंगे, आपको दो चीज बताएंगे, डेल्टा और ज्वार नदी। डेल्टा क्या होता है? जैसा कि आपने मैदानों में पढ़ा था, मैदानों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? डेल्टा। इसमें क्या होता है बेटा, जब नदियां लाट में जाती हैं तो ऐसे विस्तृत रूप में फैल जाकर किसी घाटी या समुद्र में गिरती हैं नदियां में, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे कई वितरिकाओं में, कई शाखाओं में नदी का जल विभाजित हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। दूसरा आपका ज्वार। जो नदियां, अब डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, ठीक है, वहां जो है सुंदरवन डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। ज्वार होता है जो नदियां भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, जब हम नदियां मैदान में बहती है तो मैदानों में नदियों का वेग थोड़ा कम होता है, क्योंकि कभी मैदान समतल होते हैं, कहीं थोड़े ऊंचे होते हैं, कहीं थोड़े नीचे होते हैं, तो नदियों का वेग थोड़ा कम होता है। लेकिन जो नदी भ्रंश घाटियों में बहती है उनके पानी का वेग भी ज्यादा रहता है, और जिस समुद्र में या जिस महासागर में वो गिरती है उस जल को भी वो प्रभावित करती है। तो महासागर के जल को प्रभावित करती है। भ्रंश घाटियों में बहने के बाद वो तेजी से समुद्र में गिरती है और तेजी से समुद्र में दूर तक जाती है, जबकि ये धीरे से गिरती है और समुद्र के कम मात्रा में जल को प्रभावित करती है। तो ऐसी भारत में दो नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरा है ताप्ती, जिसे तापी नदी भी बोलते हैं। इसके अलावा गोदावरी और सोन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन वो ज्वार नदी का निर्माण नहीं करती। जब हम नक्शे में इनको समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमने विंध्याचल की पहाड़ियां देखी थी, यहाँ पर हमने सतपुड़ा की पहाड़ियां देखी थी, यहाँ से इनके बीच में भ्रंश घाटियां हैं, यहाँ से नर्मदा नदी और यहाँ से ताप्ती नदी। तो ये क्या है, ढाल वाला हिस्सा है, यहाँ पर नदी तेजी से समुद्र में जाती है, और तेजी समुद्र में जाती है तो समुद्र के बहुत सारे हिस्से को इनका पानी प्रभावित करता है। यहाँ पर क्या होता है, समुद्र का खारा जल होता है, हमारी नदियों का जल क्या है, मीठा है, तो यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। मतलब जलीय जंतु भी बहुत मात्रा में मिलेंगे और जलीय पादप भी बहुत सारी मात्रा में हमें मिलेंगे। और ये एक हमने देखा था अभी, ये गंगा नदी इस तरीके से बहकर एक शाखा तो इसकी हुगली नदी के नाम से पश्चिमी बंगाल में आएगी, एक शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाएगी, इसी में यहाँ से एक नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र मिलेगी, और ये दोनों मिलकर मेघना के नाम से जब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे तो वो
भागों में ये वितरिकाओं के रूप में बन जाती है, तो ये बहुत कम समुद्र में बहुत धीरे से गिरती है और बहुत कम मात्रा में क्या करती है, समुद्र के जल को प्रभावित करती है। लेकिन इससे पहले जो ये वाला एरिया है, इसमें ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे आप बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर क्या है बेटा, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है? यहाँ पर क्या है, ज्वारीय वन है। कैसा वन है? ज्वारीय वन, जिसे आप मैंग्रोव क्या बोलेंगे, मैंग्रोव वन। और इनमें भी एक प्रजाति विशेष है जिसे आप सुंदरी वृक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सुंदरी के वृक्ष बहुत है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। तो जब हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मैंग्रोव जो प्रजाति है, इसे पृथ्वी के गुर्दे या किडनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हम अभी तो हम सिर्फ इनका परिचय पढ़ रहे हैं, जब गंगा नदी पढ़ेंगे, गंगा नदी की धाराओं के साथ जब हम आएंगे तब ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अभी नॉलेज के लिए है कि यहाँ पर जो जल है गली गंदगी हो जाती है और बहुत सारी वितरिकाओं में ये नदी आकर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये जो ढाल वाला क्षेत्र है, यहाँ से तेजी से नदी गिरती है और बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नदियों के प्रकार कि भारत में कितने प्रकार की नदियां, जब तक आप इस चित्र को देख लीजिए। ये जो भारत का अपवाह तंत्र है, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हिमालय की नदियां, तीसरा है अंत प्रवाही नदी। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ये वो नदियां हैं जिनका जल किसी समुद्र या खाड़ी में, महासागर में, झील में नहीं गिरता, कुछ देर बहने के बाद स्वतः ही जमीन में लुप्त हो जाता है। इन्हें अंतः प्रवाही नदियां कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो सरस्वती नदी है, जो किसी समय भारत की प्रमुख नदी थी, वो क्या अंतः प्रवाही हो गई है। अब उस सरस्वती नदी का जल जमीन में नहीं दिखता, वो जमीन के अंदर ही बह रहा है। और इसका हमें किससे मालूम चला है? वी.एस. वाकणकर नामक व्यक्ति ने सरस्वती नदी की खोज का अभियान चलाया और सैटेलाइटों के माध्यम से हमें यह मालूम चल रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के नीचे वो नदी बह रही है। अभी ये शोध का विषय है और इस पर बहुत सारा शोध भी चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ नदियां हैं, जैसे घग्गर, इसके हरियाणा, मूसी नदी हैदराबाद, लूनी नदी ये अपने राजस्थान की है, अजमेर से नागपाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, राजस्थान। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले आपको अंतः प्रवाही नदियों के बारे में बताया। इन्हें आप उतारना चाहो उतार लीजिए। और हिमालय की नदियां कौन सी हैं? ये नदियां जिनका उद्गम स्थल
हिमालय के ग्लेशियर या हिमनद है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिमालय की नदियां। प्रायद्वीपीय पर्वतों, पठारों व घाटियों से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। ठीक है, जब काट लीजिए फिर अपन हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अंतर प्रवाही नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हम सिर्फ वही नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की नदियों के बारे में, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में देखेंगे कुछ, फिर उसके बाद में उनका थोड़ा सा वर्णन, उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन, और फिर नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 3 नदियां हम हिमालय से लेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कावेरी, गोदावरी आदि हम प्रायद्वीपीय पठार से लेंगे। सबसे पहले हिमालय की नदी। इनकी क्या विशेषता है? ये हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है, इनमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। ठीक है, ये वो नदियां हैं जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है। दूसरा क्यों रहता है? क्योंकि इन नदियों का जल स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमनद भी है। ये हिमनद गर्मी से पिघल कर पानी बन जाते हैं। इसके कारण हिमालयी नदियों में साल भर पानी उपलब्ध रहता है। इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे।
ठीक है, हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती है, इनमें वर्ष पानी उपलब्ध रहता है और इन नदियों का जल स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमनद भी है। ये हिमनद क्या होते हैं, पहाड़ों पर जमे बर्फ के रूप में है। जब पहाड़ों पर गर्मी पड़ती है तो ये हिमनद पिघल कर पानी बन जाते हैं और इन नदियों में मिल जाते हैं, जिससे क्या है, इन नदियों में साल भर पानी रहता है। देखो आप इसमें हिमालय की नदियों में सिंधु व ब्रह्मपुत्र उत्तर से या कैलाश पर्वत निकलती है। जब आप देखेंगे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल के ऊपर या तिब्बत पे कैलाश पर्वत से निकलती है, थोड़ी थोड़ी दूरियों पर। ये नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तब एक गहरे गाद का निर्माण करती है। ये गाद क्या होता है, जब नदी का पानी ऊपर से तेजी से निकलता है तो एक बहुत सादा गहरे गड्ढे का निर्माण करता है और उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, गाद। ठीक है, सिंधु नदी एक गाद बनाती है जिसे हम गुंजी गाद बोलते हैं। कौन बनाती है, सिंधु नदी। और जो इसकी गहराई है पहाड़ से वो है 5181 मीटर। इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हमने पढ़ा हिमालय की नदियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र उत्तर से निकलते हैं। गंगा नदी भी है जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी से। और ये कहां से निकलते हैं, कैलाश पर्वत से। ये नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो बहुत तेजी से उतरती है, तो जमीनी हिस्से पर एक बहुत ज्यादा गहरा खड्डा कर देती है जिसे हम गाद बोलते हैं। और इस गाद का जो निर्माण है ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां और हिमालय की नदियों के द्वारा किया जाता है। और जो गुंजी गाद है ये जो सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है, ये संसार का सबसे गहरा नदी गाद है। अब देखो, आप जब ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और समुद्र तक पहुंचने एक
लंबा सफर तय करती हैं। ये अपने साथ सिल्ट व बालू लेकर आती हैं, जो मैदानों को उपजाऊ बनाता है। जब ये नदियां पहाड़ से गिरती हैं तो अपने मध्य या निचले हिस्से में विसर्प, गोपुर झील व अन्य आकृतियों के साथ साथ डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद क्या लिखता हूं पर उसके बाद ये महासागर में मिल जाती है। ठीक है, इसे बता लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेषता हिमालय की नदियों में। जब हिमालय से निकलती है और समुद्र में पहुंचती है तो इन्हें बहुत सारी दूरी तय करनी पड़ती है। आपको मालूम है प्रायद्वीपीय नदियों के मुकाबले में हिमालय की नदियों की लंबाई ज्यादा है। हिमालय से अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में पहुंचने तक इन्हें जो बहुत सारा सफर तय करना पड़ता है, तो ये जब हिमालय से उतरती है तो अपने साथ में सिल्ट, पत्थर, बजरी, बालू ये लेकर चलती है। और जब ये मैदानों के ऊपर से गुजरती हैं या बाढ़ के रूप में निकलती हैं तो ये मिट्टी, सिल्ट आदि को वहीं छोड़ देती हैं और अपना जल लेकर आगे बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि मैदान उपजाऊ बनते हैं। और ऐसे सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उन्हें हम खादर बोलते हैं। खादर ये मैदानों के सबसे उपजाऊ भाग है। जब ये नदियां पहाड़ों से गिरती है तो मैंने बताया गिरते ही सबसे पहले गाज का निर्माण करेंगी, उसके बाद मध्य में निचले हिस्सों में जो बीच का हिस्सा होता है पहाड़ का, उसके नीचे जो भी निकलती है मैदानों की तरफ, तो विसर्प मतलब सर्पिला आकार जो यू और बी की तरह होता है। गोपुर झील, गोपुर का मतलब होता है गाय का खुर, मतलब गाय के खुर के समान की झीलों का निर्माण करती है। इसके साथ बहुत सारी अन्य आकृतियों का निर्माण करती है और अंत में जो आकृति बनाती है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा के बाद में ये क्या करती है, समुद्र में आपके गिर जाती है। आपको बता दूं हिमालय की नदियों के द्वारा स्वर नद नहीं बनाया जाता, हिमालय की नदियों के द्वारा केवल डेल्टा ही बनाया जाता है। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे नर्मदा और ताप्ती नदियां ही स्वर नद बनाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक चित्र के माध्यम से कि नदियां जब पहाड़ से उतरती है तो किस प्रकार की सब गोपुर झील व अन्य आकृतियों का निर्माण करती है। और उसके बाद में इसे हम खत्म करेंगे, अगले में चालू करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, फिर पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में।
ये नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदी इस प्रकार आ रही है। ये उच्च भाग है, ये मध्य भाग है, ये निम्न भाग है। यहाँ पर आकर नदी कुछ इस प्रकार की आकृति बनाएगी। और यहाँ पर आकर कुछ इस प्रकार की आकृतियां बनाएगी। ये क्या है? ये नदियां यहाँ से जुड़ी, मान लो कोई नदी है, ये उच्च भूमि है, तेजी से गिरेगी तो ये क्या, इसने गाछ का निर्माण किया, एक खड्डा सा बन गया। उसके बाद ये मध्य भाग में आया, तो आप देखो ये सर्पिलाकार एक सर्प की आकृति हो गई है। इसे हम विसर्प की आकृति बोलते हैं, विसर्प आकृति। जब कभी इनमें पानी का बहाव ज्यादा होता है तो ये निचले स्थानों पर पानी भर जाता है, जिससे क्या ये गोकुल द्वीप एक ऐसी स्थिति बन गई, गोकुल द्वीप की स्थिति बन गई। और उसके बाद ये जो वितरिकाओं के द्वारा जगह जगह पानी गिरकर और ये कहाँ चलेगा, महासागर में गिर गया। इस प्रकार की आकृतियां हिमालय की नदियों के द्वारा बनाई जाती है। आज के लिए अपना टॉपिक यही समाप्त है। अभी हम कल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हिमालय तंत्र की एक एक नदियों के बारे में लेंगे और उनके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।